क्लास 12th सोशोलॉजी चैप्टर 4th है, ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन, सेकंड बुक का। और इसका ये पहला पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा डायरेक्ट, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। आप हमारी एकलव्या ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, हर संडे को हम यहाँ पे टेस्ट अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। भारतीय समाज की विशेषता। भारतीय समाज की विशेषता, देखिए भारतीय समाज की विशेषता करें तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, पर हम यहाँ पे इतना बड़ा नहीं बताएंगे, मेन मेन पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय समाज की मुख्य रूप से भारतीय समाज की बात करें तो मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है, क्योंकि भारत के समाज की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ठीक है, गाँव में निवास करती है। लेकिन पिछले कुछ दशक से अगर हम देखें, ठीक है, पिछले कुछ दशक को देखें तो भारत में लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, गांव में ही रहते हैं। लेकिन इन लोगों में शहरों की तरफ जाने का ट्रेंड बढ़ा है। और इनका गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि से या फिर कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। और इसके बाद आप और भी बता सकते हो समाज के बारे में कि भाई यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग भी रहते हैं, ठीक है। एक विविधता वाला देश है भारत। और भी कई सारे पॉइंट जोड़ सकते हो यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि फसल काटने के समय मनाए जाने वाला त्योहार। तो देखिए इसमें तमिलनाडु पोंगल आपको याद रखना है, असम में बिहू याद रखना है, पंजाब में बैसाखी याद रखना है, कर्नाटक में उगाड़ी। ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्योहार हैं। और भारत में नववर्ष भी कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है। जो वेस्टर्न है वो तो 1 जनवरी को मना लेते हैं, जो अंग्रेजों वाला है। पर भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग डेट को मनाया जाता है। भारत में ग्रामीण लोगों की आजीविका जो है उसके मुख्य स्रोत क्या है, जो गांव के लोग हैं वो अपना रोटी रोजगार कैसे चलाते हैं, आजीविका का साधन क्या है। तो देखिए भारत में अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या की जो आजीविका का जो स्रोत है वो है कृषि, खेती से जुड़े हुए हैं या फिर खेती से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर जो जनसंख्या है ग्रामीण समाज की वो खेती से ही जुड़ी है, खेती मजदूरी, कृषक मजदूर। लेकिन कृषि के अलावा भी गांव के जो लोग होते हैं वो अन्य प्रकार के रोजगार में लगे हुए हैं, जैसे कि देखिए कुम्हार हो जाएंगे, जुलाहे, लोहार, सुनार, पशुपालन का काम, डेयरी प्रोडक्ट का काम, इस तरीके के काम भी लोग करते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनकर कपड़े वगैरह बुनना, लोहे से संबंधित काम करना, गहने वगैरह बेचना, जानवरों को पालना, डेयरी दूध से रिलेटेड चीज़ें जो बनाई जाती है उन सब कामों में भी लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्रबल जाति से क्या तात्पर्य है। प्रबल जाति, देखो ये वो जातियां हैं जो, आप प्रबल नाम से ही पता लग रहा है बल, तो यानी कि ये वो जातियां हैं जो मजबूत होंगी। तो देखिए प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग भूमि रखते हैं। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने जाति प्रथा के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में कुछ जातियों को उच्च जाति का दर्जा मिला हुआ है, जो कि और कुछ जातियों को निम्न जाति का दर्जा मिला हुआ था। और जो उच्च जाति के जो लोग थे वो निम्न जाति के लोगों के साथ एक आप बुरा व्यवहार ही समझ सकते हो, इस तरीके का व्यवहार था, ये जाति प्रथा के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हर गांव में या फिर हर क्षेत्र में भारत में देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो जाति के लोग जो होते हैं वो भूमि रखते हैं। भूमि रखने का मतलब है वो भूस्वामी है, यानी जमीन के मालिक है, ठीक है। सभी लोगों के पास बहुत सारी जमीन नहीं होती। एक या दो जाति के लोग हैं जो समृद्ध, आप कह सकते हो एक तरह से, इनके लिए समृद्ध वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो गांव में महत्वपूर्ण होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो श्रीनिवास है, M N श्रीनिवास, इन्होंने इनको नाम दिया प्रबल जाति। या फिर आप ये समझ लो कि गाँव में जो अधिक जमीन वाले लोग होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनको हम प्रबल जाति के कह सकते हैं, ठीक है। वो प्रबल जाति के लोग होते हैं। और कुछ जातियां ही होती है जिसमें मतलब ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ प्रबल जाति के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे जाट और सिख हो जाएंगे, ठीक है। सिख को भी यहाँ पे आप धर्म से जोड़ के ना देखें, यहाँ पे आप जाति के रूप में देखें, एक बार समुदाय के रूप में। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी हो जाएगा, कर्नाटक में वोक वोकला गिलास और लिंगायत समूह जो है, बिहार में यादव भूमिहार वगैरह,
ये सभी क्या है, ये प्रबल जाति मानी जाती है। यानी ये जिस स्टेट से संबंधित है उस स्टेट में इनके पास काफी अधिक जमीन पर इनका मालिकाना हक है, या फिर काफी अधिक जमीन के भूस्वामी लोग हैं ये। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना, जैसे एग्जांपल के लिए जाट, जाट जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इनके पास प्रबल जाति है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सभी जाट जो होंगे, 100% जो जाट होंगे उन सभी के पास बहुत ज्यादा जमीन होगी। हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा भी हो, और हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो जो कम्युनिटी है या जो जाति है उनके पास जमीन होती है। ठीक है, तो ये प्रबल जाति के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है कृषि संरचना के बारे में लिखिए। कृषि संरचना के बारे में लिखिए। देखिए, किसानों की भी एक संरचना बन गई है, स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बना है देखिए, मध्यम और बड़ी जमीन वाले मालिक, ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास मतलब आप ये कह लो बड़ी जमीन है, यानी वो भूस्वामी है, काफी ज्यादा जमीन है इनके पास, तो इनकी आमदनी जो है खेती से अच्छी हो जाती है, अच्छा कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो काश्तकार या पट्टीदार हैं, अ, ये सामान्य आमदनी है इनकी, नॉर्मल है। अब यहाँ पे पट्टे पे जमीन लेते हैं ये, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास जमीन ज़्यादा नहीं है, उसको खेती करनी है बड़ी जमीन पे। अब उसके पास जमीन नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन ले लेगा, उस पर खेती करेगा। यानी इसे कहते हैं किराए पे लेना। उसने उसकी जमीन को क्या ले लिया, किराए पे, बटाई पे और पट्टे पे, अलग अलग नाम है, स्टेट वाइज अलग अलग बुलाया जाता है, मैं आपको किराए पे समझा देता हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा भाई, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की जमीन ले लेगा और उस पर खेती करेगा, काम करेगा, फसल काट लेगा। ठीक है, लास्ट में उसका या तो उसको किराए के रूप में अगर वो कैश मांग रहा है तो कैश दे देगा, या फसल के रूप में फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरह से कि भाई इतने परसेंट, इतनी फसलें मैं ले लूंगा, इतनी फसल का हिस्सा तुम ले लेना, या तो इस तरीके से बात बन जाए, या फिर वो कैश अगर नगद या कुछ भी मांगता हो तो उस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो लोग होते हैं इनकी भी आमदनी जो होती है वो सामान्य होती है। एक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, जो जमीन के मालिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, उनके पास आमदनी ज़्यादा है। एक ऐसे हैं जिनकी सामान्य है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक है कृषक मजदूर, कृषि मजदूर, इनकी जो आमदनी है वो बहुत ही मतलब आप कह लो कि दयनीय स्थिति में, बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, और वर्ष में बहुत दिनों तक तो ये खाली रहते हैं, इनके पास कोई रोजगार ही नहीं रहता, खाली बैठना पड़ता है इनको। ठीक है, बेरोजगारी भी है इनके लिए, निम्न आमदनी है। तो इस तरीके से ये संरचना बन गई है। एक तरफ वो हैं जिनके पास बहुत कुछ है, एक तरफ वो है जिनके पास बहुत, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, एक तरफ वो है जिनके पास बहुत ही कम है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसी को आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार के परिणाम बताइए। औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार के परिणाम बताइए। तो देखिए, अंग्रेजों की सरकार ने स्थानीय जमींदारों को संपत्ति के अधिकार दिए थे, और जमींदार उस समय में क्या होते थे, एक तरह से बिचौलिए बन गए थे, यानी लोगों से कर लेते थे और अंग्रेजों को देते थे टैक्स वगैरह। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आगे देखिए, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी सरकार द्वारा नई राजस्व नीति लागू की गई थी, नई टैक्स प्रणाली, व्यवस्था, सिस्टम आप कह लो, ये भी हमने पढ़ा था। अंग्रेजों ने इस नई टैक्स प्रणाली के तहत, राजस्व नीति के तहत, कृषि जो भूमि थी उस पर टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, तो जो किसानों पे इसका बोझ भी पड़ता था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जमींदारी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लगा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने ये। जमींदार लोग जो थे वो किसानों का शोषण भी करते थे, इतना पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। अब ये तो चलो बिल्कुल सिंपल है, आपको सभी को पता होगा ये, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीप चलते हैं। अब हम इसको दो व्यवस्था के रूप में देख लेते हैं, एक तो जमींदारी व्यवस्था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों ही, ये टॉपिक पूरा का पूरा हिस्ट्री में है, तो ध्यान से देखिए। जमींदारी व्यवस्था में क्या है कि अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेजी सरकार जो थी या ब्रिटिश सरकार जो थी, उसने जमींदारों को भूमि के अधिकार दे दिए कि भाई तुम हो, और तुम क्या करोगे, टैक्स इकट्ठा करोगे किसान से। यानी एक तरफ किसान है, एक तरफ जमींदार हैं, और एक तरफ अंग्रेज हैं। ठीक है, अंग्रेज डायरेक्ट किसान से टैक्स नहीं ले रहे हैं, अंग्रेजों ने जमींदार को नियुक्त कर रखा है, और जमींदार इनसे टैक्स लेके अंग्रेजों को दे देते हैं। तो ये व्यवस्था जो थी, ये जमींदारी व्यवस्था। जमींदार जो था ऐसे में किसानों का शोषण भी करते थे, कई जगह पे आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेज और किसानों का सीधा संबंध नहीं था, बीच में कौन थे, जमींदार थे। तो ये तो जमींदारी व्यवस्था आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये भी एक टैक्स व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या था, अंग्रेजों ने जमींदारों को हटा रखा है, यानी यहाँ पे अंग्रेज जो है वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, किससे करते हैं, किसान से, मजदूर से, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, यानी यहाँ पे डायरेक्ट ही टैक्स लिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता था, रैयतवाड़ी, यानी सीधा रैयत से, किसान से ही सीधा इसमें
ले लिया जाता है टैक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बस समझा सकते हो, और एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दे सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या करो। ठीक है, यहाँ पे दो बार टाइप हो गया है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के लिए, इसे काट देते हैं हम, भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में हमने पढ़ा है पहले भी कि भारत में बहुत सारे लोग जो गाँव में रहते हैं खेती से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उन सबके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती तो करते हैं पर उनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं, यानी अपनी खेती के लिए खेती नहीं है उनके पास। वो दूसरों की ज़मीन पे या तो मजदूर कृषक के रूप में काम करते हैं, या फिर उसको पट्टे में लेके कार्य करते हैं। ठीक है, किराए पे लेके काम करते हैं, इस तरीके से है। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जो गाँव में रहने वाली जनसंख्या है, एक बड़ी जनसंख्या है, वो खेती से जुड़ी हुई है, और उस बड़ी जनसंख्या में एक बहुत बड़े हिस्से के पास, बहुत बड़े समुदाय के पास अपनी खुद की खेती के लिए ज़मीन नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इनके लिए कुछ सुधार करें। तो इसीलिए 1950 से 1970 के बीच भूमि सुधार के कानूनों की पूरी श्रृंखला आई, यानी एक के बाद एक कानून आते रहे जिसमें भूमि सुधार की बात की गई। इसी में एक सबसे बड़ी आप या सबसे महत्वपूर्ण मान लो, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, यानी जो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था बनाई थी इसको समाप्त करना। क्या ये आसान रहा होगा? नहीं, क्योंकि जमींदार जो लोग थे सत्ता में भी इनका काफी प्रभाव था और ताकतवर भी होते थे। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना सरकार के लिए एक अच्छा कानून कह लो। ठीक है, सरकार ये सोच के लाई थी कि इससे गरीबों को फायदा होगा, लेकिन ये जो जमींदारी व्यवस्था है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई थी। कानून आया, कुछ जगह पे अच्छे से इसको लागू भी किया गया, पर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट नहीं आ पाए थे। फिर ये जो पट्टेवारी व्यवस्था जो थी इसको भी नियंत्रित करना था। देखो, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने एक अमीर व्यक्ति है, उस अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारे खेत है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने खेत को दे देता है किसान को किराए पे, कहता है भाई लो तुम खेती करो। अब यहाँ पे जमीन किसकी है? उस अमीर व्यक्ति की है। ठीक है, खेती कौन कर रहा है, मेहनत कौन कर रहा है? वो गरीब किसान कर रहा है। लेकिन जब फसल कटती है या जो फसल काटी जाती है उसमें उसके बाद एक बड़ा हिस्सा वो ले लेता है अमीर व्यक्ति, जबकि मेहनत किसकी थी बहुत ज़्यादा उसमें? किसान की थी। तो इसमें क्या था कि किसान को लॉस बहुत ज़्यादा होता था, कि मेहनत भी वही करता था और लॉस भी वही उठाता था, जबकि जो व्यक्ति दे रहा है पट्टे पे जमीन उसको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता था इसमें। तो ऐसे में ये कहा गया था कि ये जो पट्टेदारी जो व्यवस्था है इसको भी कुछ नियंत्रण में लाया जाए। ठीक है, यानी कि इस पे भी कुछ लिमिट्स लगाई जाए, कुछ सीमाएं लगाई जाए, ताकि किसान जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। और एक भूमि की हदबंदी का नियम भी लाया गया। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, यानी कि एक व्यक्ति कम से कम 100 एकड़ जमीन का मालिक है, सॉरी बीघा जमीन का मालिक है। अब एक व्यक्ति के पास इतनी सारी जमीन है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास खेती करता है पर उसके लिए उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है खेती के लिए। तो ऐसे में क्या है कि भाई ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर ये जमीन अगर बहुत सारे किसानों की होती तो उन किसानों को कितना लाभ होता, लेकिन इसका लाभ केवल केवल एक व्यक्ति को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या किया गया, सरकार ने सोचा कि एक हदबंदी कानून लाते हैं, यानी कि कुछ लिमिट्स लगा देते हैं किसी हर परिवार पे, कि एक परिवार और इतनी ही जमीन रख पाएगा, एक लिमिट लगा देते हैं। अब ये लिमिट यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये जो लिमिट है ये राज्य राज्य के हिसाब से अलग अलग थी, अलग अलग राज्य में अलग अलग लिमिट थी, और उपजाऊ भूमि पे अलग थी और अनुपजाऊ, इस तरीके से मतलब कुछ रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि भूमि की हदबंदी के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि कोई बहुत ज़्यादा जमीन का मालिक ना बन पाए। जमीन हदबंदी लगाओ, लिमिट्स लगाओ, ताकि वो कुछ लिमिटेड जमीन ही अपने पास रख पाए, बाकी जमीन उठाओ उससे और दो किसानों को बांटो। कुछ इस प्रकार की बातें थी। तो ये कुछ ऐसे कानून थे जो लाए गए भूमि सुधार के तहत, लेकिन इनका क्रियान्वयन उतने अच्छे से नहीं हो पाया। फायदा जरूर हुआ इसका, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ स्टेट में अच्छा फायदा हुआ तो कुछ स्टेट में ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। तो ये सुधार हैं जो इसको भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आएंगे इसके और क्वेश्चन
आपको चैप्टर करा देंगे कंप्लीट, क्योंकि थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं और लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, सारे इंपॉर्टेंट आपको करा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके सर्च करना है, हमारी वेबसाइट आएगी, ये डॉट आएंगे, 3 लाइनें आएंगी, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, फिर आपको क्लास 12 सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आपको सब्जेक्ट चुनना है अपना और उसके अनुसार पढ़ना है। और एक बात और बता दूँ आपको कि आज की डेट में बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स चढ़ा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट के हो सकते हैं ना चढ़े हों। तो उसके लिए आपको वेट करना है, डेली रेगुलर चेक करते रहना है, जब भी नोट्स चढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे वेबसाइट में, ठीक है। हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।